सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आया है, रिक्वेस्ट आई थी सोनाली कृषि जी फ्रॉम बांग्लादेश। लॉट ऑफ थैंक्स सोनाली जी गुरु नानक केयर्स के साथ जुड़ने के लिए और आज की रिक्वेस्ट भेजने के लिए। डीपुट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, आज की रिक्वेस्ट सोनाली जी ने भेजी, इस पे चर्चा के लिए रिक्वेस्ट आई। दोस्तों, डीपुट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। क्या इसके लक्षण है, क्या पहचान है और कैसे ये प्रोग्रेस करता है। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज। जैसे जैसे वीडियो आगे प्रोग्रेस होगा ना, आप समझ जाएंगे इजीली कि ये क्या मसला क्या है आखिर और क्या लक्षण है, किसको हम कैसे किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ऑफ कोर्स डीपुट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर को ना फाइब्रोमेटोसिस भी बोलते हैं, इसको फाइब्रोप्रोलिफरेटिव हैंड डिजीज भी बोलते हैं। खैर, ये जो टर्म्स है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर लगती हैं, लेकिन मैं आपको लक्षण बताता हूँ। सिम्टम्स आप जानेंगे ना तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा केस जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा। ये जो डीपुट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर ये डिजीज है ना, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। मैंने कहा आपको, जैसे ये ना इसको सालों साल लग जाते हैं प्रोग्रेस करते, आगे जैसे डेवलप होते। और इनिशियली जो सिम्टम्स आते हैं इसको वहीं पकड़ना ज़रूरी है, इसको वहीं रोकना ज़रूरी है। और वो अनदेखा चले जाते हैं सिम्टम्स, दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत यही रहती है कि जो शुरुआती लक्षण है ना वो अनदेखे चले जाते हैं, और जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, बहुत डेवलप्ड स्टेज में आ जाता है, फिर वहाँ दिक्कत है। वहाँ से वापसी पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, किसी भी पैथी में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। अब ये है क्या चीज़, ये समझे थोड़ा सा। जो हमारे ना हैंड्स का डिजीज़ है, हाथों की जो हथेलियाँ हैं ना उसके बेसिकली पाम्स और फिंगर्स आर इन्वॉल्व। जो हमारी हथेली है और हमारी उंगलियाँ हैं उसमें भी ना द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर। मैं ये आप देखिए पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है। जो हमारी ये हथेली का त्वचा है ना, जो स्किन लेयर है ना, इसके बीनीथ, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना वो सख्त होना शुरू हो जाता है, वो थिक होना शुरू हो जाता है, वो आकार में बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या होगा, समय के साथ, अगेन ये इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज, धीरे धीरे बढ़ता है। समय के साथ इसमें ना लंप्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसमें नॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसमें नोड्स या नोड्यूल्स कह लें, गठान बनने शुरू हो जाती हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कि ना हथेली के नीचे के स्किन के नीचे ना, बिल्कुल नीचे यहाँ गठान या गांठें सी महसूस होती हैं। कई बार कुछ एरिया बहुत सख्त सा हो जाता है, कई बार क्या होता है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कई केसेस में ये जो नॉट्स है ना, ये जो गठान है ना, ये एक्सटेंड कर जाती हैं टूवर्ड्स द फिंगर्स, ये बढ़ जाती हैं फिंगर्स के अंदर विद द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स समझते हैं। ये जो सख्त सा एरिया है ना, ये थोड़ा सा रस्सी के शेप में, जैसे हम टच करेंगे ना आपको ऐसे लगेगा जैसे ना रस्सी है, सख्त है, और वो एक्सटेंड कर गई फिंगर्स में, उंगलियों में। और फर्दर पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो कॉर्ड्स है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाती हैं, ये सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। अब इमेजिन कीजिए हथेली से यहाँ कॉर्ड फिंगर्स में चली गई है, वो जो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ जाएगी ना, तो क्या होगी, ये जो फिंगर अफेक्टेड फिंगर है ना वो बेंड होनी शुरू हो जाएगी। इट विल बेंड, ये मुड़नी शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स द पाम, हथेली की तरफ से ना बेंड होनी शुरू हो जाएगी। ये दिक्कत कॉज करती है। और यहाँ कंट्रोल ना किया गया, इसको फर्दर प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू अ डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। आपको दूसरे हाथ से इसको सीधा करने की जरूरत पड़ती है ऐसे कंडीशन में, और वो नहीं हो पाएगी। स्टिफनेस, जकड़न सिरे की। लेकिन क्या होगा, ये फिंगर्स डिफॉर्म हो गई हैं, दे आर अनएबल टू एक्सटेंड, ये खुल नहीं पाएंगे। इससे फिर क्या दिक्कत आती है, ये यूजुअली पेनलेस रहता है, कई बार दर्द भी होता है, लेकिन यूजुअली इसमें दर्द नहीं रहता। ये कंप्लीटली ऐसे डिफॉर्म हो गई हैं फिंगर्स। आप देखा कहीं किसी पेशेंट को, किसी सज्जन मित्र को, ये डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन देखने में आती है। अब इससे दिक्कतें क्या आती हैं, ऑब्वियसली वो अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पाएगा। हाथों से जो काम करना है, कोई चीज़ पकड़नी है, लिखना है, उसमें दिक्कत आएगी। किसी चीज़ को ग्रैस्प करना है, पकड़ने में दिक्कत आती है। कहीं हैंड शेक करना है तो भी दिक्कत आएगी, वो डिफॉर्मिटी की वजह से वो अवॉइड करेगा। अच्छा, इसका जो कारण है ना, कॉज इज स्टिल अननोन। क्यों ये स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इट इज स्टिल अननोन। लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स समझिएगा, इसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये समस्या और तेज़ी से बढ़ती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पुरुषों में ज़्यादा आती है देखने में, महिलाओं के हिसाब से कंपैरेटिवली 4:1 की रेशो तक पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और वो भी फ्रॉम द एज 50 to 70 ईयर्स। इस एज ग्रुप के अंदर ऐसे केसेस ज़्यादा देखने में आए हैं।
फिर एक प्रमुख और रिस्क फैक्टर रहता है फैमिली हिस्ट्री। ये तो है ही है, अगर जीन्स में परिवार में किसी को पहले से था ड्यूपुट्रन्स कॉन्ट्रैक्चर ये डिजीज़, तो ये आगे संभावना बढ़ जाती है बच्चों में आने के लिए इसकी संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज मेलाइटिस अगला एक और रिस्क फैक्टर। शुगर अनकंट्रोल्ड रहे तो, देन एक्सेसिव अल्कोहल, दारू ज़्यादा पी रहा है बंदा, ये एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। देन एक्सेसिव स्मोकिंग, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन ज़्यादा हो रहा है, ऐसे केस में भी ये ज़्यादा होता है। एंड हाइपरलिपिडीमिया। दोस्तों ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, माइंड में रखने ज़रूरी हैं। अगर किसी को ऐसे लक्षण आने शुरू भी हुए हैं ना, और इनमें से कुछ भी अगर साथ को एग्जिस्ट करता है तो वहीं रोक दें, नहीं तो ये अगर प्रोग्रेस हो गया ना, एक बार डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो गई ना, तो उससे वापसी है ही नहीं पॉसिबल। आइए बात करते हैं बहुत प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं की जो इस प्रकार के डिजीज़ को, देखिए मैं आपको फिर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनिशियल स्टेजेस पे इसको रोक लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द नंबर वन रेमेडी कम्स टू माइंड इज सिलिशिया। सिलिशिया बहुत बेहतरीन उम्दा दवा रहती है ड्यूपुट्रन्स कॉन्ट्रैक्चर को रोकने में, इसका प्रोग्रेस को स्लो करने में। अब आप इमेजिन कीजिए वो जो कॉर्ड्स बन गई है ना, गठान से वो लंबी कॉर्ड्स बनने शुरू हो गई हैं नॉट्स के साथ। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो इनिशियल स्टेजेस में कई बार दर्द का सिम्टम भी आता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय पेन हो, फिंगर्स को मूव करते समय आपको दर्द महसूस हो, थोड़ा है ज़्यादा है, सिलिशिया विल हेल्प यू। अच्छा, सिलिशिया के पेशेंट के ना हाथों में वैसे पसीना आता रहता, सिलिशिया यहाँ भी हेल्प करती है। सो याद रखिएगा, इनिशियल स्टेजेस, अभी शुरुआती लक्षणों में ही सिलिशिया 30 दी जाए, सो इसका प्रोग्रेस स्लो हो जाता है डिजीज का। सिलिशिया 30 दें आप, 4 बूंदे दिन में 2 बार। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है रूटा। रूटा कहाँ हेल्प करती है, जहाँ यही सेम चीज़, गठान बन गई है, नोड्स बन गए हैं और वो ना स्टिफनेस होनी शुरू हो गई है और साथ में दर्द का सिम्टम भी जुड़ा हुआ है, तो रूटा 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं, 4 बूंदे अगेन दिन में 2 बार। और तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम ना जैसे इनिशियल स्टेजेस क्रॉस कर गए हम, प्रोग्रेशन हो रही है डिजीज की, बीमारी आगे को फैल रही है और वो डिफॉर्मिटी है सेट इन, मैंने बताया ना आपको, समय के साथ वो डिफॉर्म हो जाएंगी, फिंगर्स बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, बंदे को ना दूसरा हाथ लगाना पड़ता है इसको सीधा करने के लिए, दर्द भी कॉज कर सकता है लेकिन वो सीधी नहीं होती हैं, जकड़न सी रहती है ज़बरदस्त। कॉस्टिकम वहाँ हेल्प करती है जहाँ ना डिफॉर्मिटी है सेट इन, जहाँ ये ना आकार बिगड़ना शुरू हो गया, अंगों का आकार बिगड़ना शुरू हो गया, कॉस्टिकम वहाँ हेल्प करती है। 200 सी में दें कॉस्टिकम दिन में 2 बार। ये तो थी दोस्तों टॉप की 3 होम्योपैथिक दवाएं, सिलिशिया, रूटा एंड कॉस्टिकम। क्या डोजेज, क्या पोटेंसी मैंने आपके सामने शेयर किए। अच्छा, इसमें ना एक रस्टॉक्स भी मैं ऐड करना चाहूँगा। रस्टॉक्स यहाँ हेल्प करेगी, आपको मालूम है जहाँ स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स रहता है ना, तो रस्टॉक्स इज़ वन ऑफ द मास्टर रेमेडीज़। रस्टॉक्स भी हम 200 सी में यहाँ दे सकते हैं क्योंकि स्टिफनेस रहती है, जकड़न भयंकर किस्म की सिरे की जकड़न रहती है, जॉइंट अपने आप नहीं खुलता, तो वहाँ रस्टॉक्स कैन हेल्प। और याद रखिए इन्हें हम एक के साथ दूसरी दवा जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, जो डेवलप्ड स्टेज रहती है ना डिफॉर्मिटी की जॉइंट्स की, वो नहीं हुई तो कॉस्टिकम अभी ना दें, सिलिशिया के साथ रस्टॉक्स दें अगर सिम्टम्स मैच करते हैं। दोस्तों आइडियली अपने फिजिशियन की सलाह यहाँ ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ड्यूपुट्रन्स कॉन्ट्रैक्चर ये जो बीमारी है ना, ये आसानी से हल होने वाली नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी डिजीज़। तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और ये दवाएं अपने पास रखें, दे विल हेल्प यू। आशा करता हूँ सोनाली जी आपको आपके यू वर इंटरेस्टेड इन होम्योपैथी एक्चुअली, जो आपके मैसेज से मुझे अंदाज़ा लगा। ऐसी और भी दरख्वास्त आप भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकती हैं इन द कमेंट सेक्शन, और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए अलग वीडियो अपलोड किया जा सकता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो से ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। डू शेयर दिस वीडियो, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।